चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, ऑडियो वीडियो क्लियर। Yes, sir. सो लास्ट लेक्चर जो है वो हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट न्यू टॉपिक। कल जो है हमने हमारा न्यू टॉपिक जो है उसको शुरू किया था, विच इज़ मैकेनिक्स का एक्सट्रीमली मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है, और जिसको हमने बोला था वो है एक्चुअल में लॉज ऑफ मोशन, लेकिन उसमें हमने मतलब बेसिकली न्यूटन को क्रेडिट देना था, इसलिए हमने उसको बोला था एज ए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्योंकि जो लॉज ऑफ मोशन हमें पढ़ने हैं, कल हम डिस्कस कर चुके हैं, वैसे बेसिकली होते तीन लॉज ऑफ मोशन। पहला वाला जो कल हमने देखा है कि उसमें होता क्या है कि बेसिकली जब कोई Recording in बॉडी के progress. ऊपर फोर्स एक्ट होता है, देन एंड देन ओनली बॉडी जो है अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होती है। लेकिन अगर बॉडी के ऊपर कोई फोर्सेस एक्ट नहीं होंगे तो उस केस में जो है बॉडी जो है अपना पोजीशन, या फिर हम उसको बोलेंगे कि जो अपना स्टेट है, फिर वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकता है या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, उसको चेंज नहीं कर पाती। ठीक है। एंड सेकंड लॉ में हमने देखा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना सडनली वहां पे क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा, और उसको अपन कंसीडर कर रहे हैं एज ए इन इक्वेशन फॉर्म एज एफ इज प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी। सिंप्लीफाई करके बना था एफ इक्वल्स टू डीपी अपॉन डी, क्योंकि वहां पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था उसकी वैल्यू हम 1 कंसीडर करते हैं। अगेन वहां पे लीनियर मोमेंटम को हम स्टार्ट में इंट्रोड्यूस कर चुके थे, तो उसकी वैल्यू पुट करके हमने इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया था एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए के फॉर्म में, यानी फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन के फॉर्म में। एंड उसके बाद में हम थर्ड लॉ जो है उसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बोला था कि जैसे करेंगे वैसे भरेंगे, फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एक्चुअल में देखेंगे तो जो हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, इसका सिलेबस का कंटेंट इतना ही है जो हमने कल एक 15-20 मिनट के डिस्कशन में कंप्लीट कर दिया। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वही लॉज ऑफ मोशन है जिसमें बस हमें क्या पढ़ना है, तीन लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, जो मैंने अभी यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन कर लिए आपको, या फिर हमने वहाँ पे रिवाइज कर लिए। एक तरीके से देखेंगे तो इतना ही टॉपिक ही हो गया, टॉपिक का जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट था। लेकिन इसके जो एप्लीकेशन है, जैसे मैं कल बोल रहा था कि इतने वास्ट है कि अब तक जो हमने मैकेनिक्स के सारे टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा लॉज ऑफ मोशन। मतलब आपको फिजिक्स में बोलो या फिर जिंदगी में बोलो, स्टडी में सबसे ज्यादा एफर्ट्स अगर लेने की कहीं पे रिक्वायरमेंट है तो वो है लॉज ऑफ मोशन में, क्योंकि ये लॉज ऑफ मोशन में जो है एप्लीकेशंस हम पढ़ने वाले हैं। एंड ये सारे जो एप्लीकेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो रिमेनिंग सिलेबस के हर एक टॉपिक में एप्लीकेबल होंगे, इसलिए इतनी वेरियस केसेस आएगी। आपने मॉड्यूल भी देखा होगा कंपैरेटिवली, है ना, मेजरमेंट के 1D के 2D के छोटे छोटे मॉड्यूल हुआ करते थे, ये जो मॉड्यूल है उनके डबल साइज का है। उसका रीजन ही यही है कि जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन में इंट्रोड्यूस की गई क्वांटिटी है फोर्स, उसके एप्लीकेशन ही इतने वास्ट है कि उसको स्टडी करने के लिए हमें हर एक एप्लीकेशन के नंबर ऑफ एग्जांपल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। तो एक्चुअल में जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्चुअल एग्जांपल्स होते हैं वो अभी मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए अभी टाइम है जहां पे हमें एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ती है। उससे पहले कुछ और बातें होगी बेसिक जो हमें रिक्वायर्ड है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, तो एसएस भारी वाटली म्हणून इमेज तो अपन ऐड केलेली नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रही है उसका रीजन ये है कि ये कंसेप्चुअल मतलब हमारे टॉपिक की जो कंसेप्ट है उससे रिलेट करती है, जिसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था। कल ओरली डिस्कस किया था, ओरली आपको इमेजिन करने को बोला था। आज थोड़ा सा एडवांस उसमें कुछ इंट्रोड्यूस करने का फिर से ट्राई किया है, जिससे आपको इमेजिनेशन में थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है। तो कैन एनीवन एक्सप्लेन कि बोर्ड पे आपको, स्क्रीन पे आपको जो डायग्राम दिख रही है उस डायग्राम में हो क्या रहा है, टॉपिक की क्या रिलेशन मतलब वहां पे हो सकता है? Sir, a body Yes, in sir. rest will remain in rest unless and until any external वेरी गुड। forces फर्स्ट apply. लॉ है उसको भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लॉ को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के लिए जो बात मतलब कल के लेक्चर में मैंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी उसके साथ में इसको रिलेट करने वाला हूँ, एंड दैट वाज लीनियर मोमेंटम, जिसको हमने बोला था एज ए लीनियर मोमेंटम।
अब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम को कल अपन डिफाइन भी कर चुके हैं कि बेसिकली कंटेंट इन द मोशन, बॉडी में मोशन कितनी कंटेंट है ये समझने के लिए हम एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी लेके आते हैं जिसको हमने बोला था एज ए लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे डायग्राम में अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो व्हाइट कलर का बॉल है उसको हम मोशन दे रहे हैं, मोशन में वो सेट हो रहा है एंड उसके मोशन की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो दूसरा येलो कलर का है उसके ऊपर ये बम्बार्ड होने के बाद वहाँ पे उसको मोशन में सेट कर रहा है, मतलब अपनी मोशन उसको दे रहा है, यानी इसमें मोशन कंटेंट थी इसलिए ये बाजू वाले को मोशन दे सकता है। इसका मतलब हमने इसको मास था, मास के बाद में हमने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड की एंड ये मास इनटू वेलोसिटी कंबाइनली जब जाके उस येलो कलर के एकदम हसरा चेहरा है उसका, उसके ऊपर जाके जब बम्बार्ड हो रहा है तो वो भी मोशन में सेट हो रहा है। मतलब ये व्हाइट वाला जो बॉल है उसकी मोशन थोड़ी सी कम हो रही है और वो मोशन जो है वो येलो वाले को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो मोशन का कंटेंट है वो ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो व्हाइट वाला बॉल था उसमें पहले से मोशन कंटेंट थी जो उसने खुद भी एक्सपीरियंस की एंड येलो बॉल के लिए भी उसने क्या किया है, ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो कल जो बातें अपन लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने क्या क्या देखा था कि बेसिकली लीनियर मोमेंटम मतलब डेफिनेशन तो हो गई कि मोशन कितनी कंटेंट है उसको अपन बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। अभी लीनियर मोमेंटम के लिए हमने फॉर्मूला वहां पे इंट्रोड्यूस किया था कि इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी P इज इक्वल्स टू बनता है m इंटू वी। यस, अब m मतलब क्या है, मास। अब मास के बारे में बहुत सारी बेसिक बातें आपको मालूम ही है, आज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और मास के बारे में और कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो हमें टॉपिक में हेल्प करेगी। एंड यहाँ पे v का मतलब है वेलोसिटी, यानी यहाँ से इस इक्वेशन से हमें क्लियर हो रहा है कि जो क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम ये बॉडी के मास के ऊपर भी डिपेंड करेगी, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगी। कैसे, वो समझने के लिए एक थोड़ा सा और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो क्या ये एक स्विंग चल रहा है ना, स्विंग को फोर्स अप्लाई करने के लिए एक जोकर बीच में खड़ा है ना, एक राइट साइड में एक है, लेफ्ट साइड में एक है, दोनों भी पर्सन बैठे हुए हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? आता हे सांगू नका एक बाई एक माणूस है, ठीक है ना, वो डिफरेंस नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट मास इज डिफरेंट, मास तो मास डिफरेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, more force will be required. नहीं फोर्स तो मोर रिक्वायर्ड होगा लेकिन बेचारा जो है दोनों को फोर्स सेम अप्लाई कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है वहां पे, सर लेफ्ट वाला ज्यादा स्विंग ज्यादा हो रहा है। वेरी गुड, एक इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इसकी वेलोसिटी, बराबर। यस सर हाँ यस सर बेसिकली इस बच्चे को या फिर इस बच्ची को फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है बाय दिस ओल्ड मैन वो तो सेम है, फोर्स सेम अगर अप्लाई हो रहा है इसका मतलब जो मोमेंटम इम्पार्ट हो रहा है वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम डिपेंड करता है मास एज वेल एज वेलोसिटी के ऊपर। दैट्स वाई, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सलेंट देवेश, वेरी गुड। मास अगर लेस है तो बॉडी के ऊपर अगर अपन सेम मोमेंटम इंपार्ट करेंगे तो बॉडी की वेलोसिटी वहां पे बढ़ने वाली है एंड ये केस हम यहाँ पे इस एनिमेशन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो कल की जो एसबीटी थी उस एसबीटी में मैक्सिमम क्वेश्चन बस यही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें हमने P इज इक्वल्स टू mv, फिर उसका यूनिट देखा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट हो गया। अगर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो किलोग्राम बन जाएगा ग्राम, मीटर बन जाएगा सेंटीमीटर एंड टाइम बन जाएगा सेकंड। इन दोनों में रिलेशन चाहिए मुझे, क्या होगा कन्वर्जन फैक्टर, कोई बोल सकता है कि केजी मीटर पर सेकंड यानी कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। सिंपल क्वेश्चन थे देवेश, क्यों नहीं आए देखेंगे, आज अपन प्रैक्टिस करेंगे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन। 10⁵5। वेरी गुड, 10⁵5। क्यों? क्योंकि केजी का ग्राम में बनता है 10⁻3, देन मीटर का सेंटीमीटर में बनता है 10⁻2। बेस से में पावर को अगर ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर बन गई 5। तो इस तरह से इनके यूनिट का अगर कन्वर्जन का क्वेश्चन हो सकता है आज के एसबीटी में आ जाए तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये इक्वेशन हेल्प करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम, कल से वही बात चल रही है, एकदम क्लियरली अभी दिमाग में आना चाहिए क्योंकि ये नई क्वांटिटी है, अब तक हमने इसको डिस्कस भी नहीं किया था, बस डायमेंशन में इंट्रोड्यूस करके उसको छोड़ दिया था। लेकिन आगे जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसमें हम जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे उसके बाद हम जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर क्वेश्चन डालना कंपलसरी होता है दैट इज कोलिजन की बात करेंगे। तो
उस कोलिजन में भी ये लीनियर मोमेंटम एकदम इसेंशियल है। मतलब आगे के जो टॉपिक आएंगे वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो लीनियर मोमेंटम के इधर एंड उधर घूमने वाला है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ेगा, इसके बारे में जो भी कंफ्यूजन है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया क्लियर हो रहा है कि लीनियर मोमेंटम कैसे इंपार्ट होता है? यस नो? यस सर। तो आपको अगर क्वेश्चन में जैसे कल के एसबीटी में बोला था कि कोई बॉडी है जिसका मास दिया है 10 kg एंड इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ द बॉडी? 200। 200. सॉल्व 200. करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अभी फॉर्मूला भी स्क्रीन पे है एंड डायरेक्ट गिवन डेटा दे दिया। लेकिन वही अगर मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में बना दूं, पे बॉडी मूविंग ऑन ए रोड हैविंग मास 10 kg एंड इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड, देन द मोमेंटम एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी, फिर वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है ना प्रणीता? लेकिन आपको इसकी आदत लगानी पड़ेगी। मैं जितने पॉसिबल है स्टेटमेंट लिखने का ट्राई करूंगा, लेकिन सारे के सारे स्टेटमेंट जो है हमें लिखना पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर ओनली गिवन डेटा। बट आपको क्या करना है, जहां पे भी न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट दिखता है उसमें नंबर रहेंगे, नंबर के बाद में ऐसा यूनिट आएगा, उस ऐसा यूनिट से यू कैन आइडेंटिफाई द विच क्वांटिटी इज गिवन एंड उसका डेटा एब्स्ट्रैक्ट करके इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मोमेंटम बनेगा 200 kg मीटर पर सेकंड। हो गया लीनियर मोमेंटम। अब उसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि जिसमें बोला है कि बॉडी का मोमेंटम अगर 20 kg मीटर पर सेकंड है जो मूव हो रही है विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो उस केस में मोशन में जो बॉडी सेट की है उसका मास कितना होगा? फिर से वही P इक्वल्स टू mv, P इक्वल्स टू mv। 2 kg. 2. 2 kg। क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर आ रहा है, एक्सलेंट, वेरी गुड। P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, तो यहाँ पे मास विल बिकम P बाय V। तो P की वैल्यू है 20, V की वैल्यू है 10, इसको अगर कैंसल आउट करेंगे यू विल गेट आंसर एज मास ऑफ द बॉडी विल बी 2 kg। ठीक है, यानी कि कहीं पे भी हम मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, जब भी मोमेंटम की बात चल रही है, अगर सिंगल बॉडी है, सिंगल बॉडी एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो उस केस में जो है हम मोमेंटम के लिए P इक्वल्स टू mv यूज करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर वहां पे कंफ्यूज करने के लिए डेटा अगर इस फॉर्म में देते हैं कि अगर कोई बॉडी है और वहां पे जिसकी ठीक है, फोर्स फर्स्ट लॉ के बाद में लेके आता हूँ वो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ डायग्राम आपको ऑल दिख रही होगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है? Third law. यहाँ पे कहाँ से थर्ड लॉ आ गया? यस, कौन एक्सप्लेन करेगा क्या हो रहा है? एक बॉडी है जो वॉल पे जा रही है एंड कोलाइड होके वापस आ रही है। वेरी गुड, फुटबॉल नहीं है वो, रिंग है। ठीक है ना, जो कुछ भी बॉडी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जो एक्शन हो रही है उसको अगर मैं यहाँ पे एक वॉल को कंसीडर करूंगा, इस मोशन में बॉडी आ रही है, इसको अगर इस तरह के एरो से ड्रॉ करूंगा और कोलाइड होके वो वापस जा रही है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये एरो अगर मैं शो करूंगा तो इसी तरह से इसी लाइन के ऊपर बॉडी मूव हो रही है। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब यस अगर सर। गिवन डायग्राम में जो बॉडी दिख रही है वो तो वेटलेस होगी नहीं, वो तो मासलेस होगी नहीं, तो इसको मास भी होगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये बॉडी जो है m इंटू वी इतनी स्पीड से यहाँ पे वॉल के ऊपर बम्बार्ड हो रही है एंड रिफ्लेक्ट होके फिर वहाँ पे वो यहाँ पे जो स्पीड है उसको v1 कंसीडर कर देते हैं। यहाँ पे जो स्पीड है हमें मालूम नहीं कितनी होगी, लेकिन हम इतना तो बोल सकते हैं कि वहाँ पे बॉडी का जो मास है इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, किसी भी हालत में मास को चेंज नहीं होने देंगे। इसका मतलब मास सेम रहेगा, वेलोसिटी में चेंज ऑकर हो सकता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन जो डायग्राम में दिख रही थी उसको हमने बस क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया, जिसमें बॉडी इंसिडेंट हो रही है, आते टाइम उसका मोमेंटम है m इंटू v1, जिसको मैं इनिशियल मोमेंटम बोलूंगा, दैट विल बी p1, और ये कोलाइड होने के बाद बॉडी वापस जा रही है तो उसके बाद का मोमेंटम हो जाएगा और ये बन जाएगा p2 इक्वल्स टू m इंटू v2। तो इसका मतलब ये जो जीप आपको दिख रहा है या फिर डायग्राम आपको दिख रही है उसमें हो क्या रहा है? कैन यू एक्सप्लेन क्या हो रहा है? बोलो। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम है। नहीं, सेम कहाँ पे बोला मैंने? Change in velocity. वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, उसको छोड़ दो, वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर किया नहीं मैंने आज। डायरेक्शन चेंज हो रही थी, जस्ट वेरी गुड। मतलब क्या चेंज हो रहा है? पॉइंट पे आओ, क्या चेंज हो रहा है? Momentum. मोमेंटम चेंज हो रहा है, वेरी गुड। तो मोमेंटम में चेंज कैसे ऑकर हो रहा है ये बस मैं आपको डायग्राम में यहाँ पे शो कर रहा था। मतलब अगर अभी यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम को एंड इसको अगर कंपेयर करेंगे तो होता क्या है, देखो ये जो येलो कलर की बॉडी आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ये बॉडी इनिशियली रेस्ट में है,
लेकिन जैसे वहाँ पे उसको पीछे से कोई आके ढकेल रहा है तो यहाँ से आके यहाँ तक वो ट्रैवल कर रही है, मतलब पहले इसका इनिशियल मोमेंटम रेस्ट में थी इसलिए जीरो था, लेकिन जब ये मोशन में आ गई तब इसका फाइनल मोमेंटम नॉन जीरो है। आगे जाके कितना होगा वो हमें डिस्कस नहीं करना है, लेकिन हम इतना तो कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, मतलब मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये चेंज इन मोमेंटम ऑकर होता है, वही पार्ट अपन यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये बॉडी आके वॉल के साथ कोलाइड होके अगर मूव हो रही है, वेलोसिटी सेम भी हो सकती है, मैंने वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला ही नहीं अभी, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी वहाँ पे क्या होता है, मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे चेंज इन मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी। हाउ टू कैलकुलेट mv1 थोड़ी एक मिनट, हाँ और देवेश ने बोला है डीपी बाई डी, बेटा डीपी बाई डी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, हमें रेट नहीं चाहिए, सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए। यस कीर्ति, गो अहेड। mv2 minus v1 upon t। या फिर उससे पहले मैं ऐसे लिखूं p2 माइनस p1, हाँ Yes, सर। sir. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक थोड़ा सा पार्ट आपको क्लियर करना है कि आपने जो बोला आंसर अभी कीर्ति ने बोला शायद से, वो एप्लीकेबल होगा अगर बॉडी यहाँ पे आती हॉरिजॉन्टली विथ यम इंटू वी वन एंड कोलिजन के बाद में वापस जाती विथ यम इंटू वी टू, तो इस केस में जो है आते टाइम उसका मोमेंटम बनता p1 दैट विल बी इक्वल्स टू m इंटू वी वन, एंड जाते टाइम उसका मोमेंटम बनता p2 दैट विल बी इक्वल्स टू m इंटू वी टू। क्लियर? यस सर। यानी कि यहाँ पे अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो मैं डेल्टा p कर सकता हूँ विच इज इक्वल्स टू p2 माइनस p1। अब ये p2 माइनस p1 में अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे डेल्टा p के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी m इन ब्रैकेट v2 माइनस v1। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन मोमेंटम को। ठीक है, एंड ये चेंज इन मोमेंटम क्यों रिक्वायर्ड है इसका आइडिया आपको कल आ गया होगा, क्योंकि जब भी हमें फोर्स की बात करनी पड़ती है और फोर्स अगर इन टर्म्स ऑफ आपको मतलब डिस्कस किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो उसको समझने के लिए हमें कंपलसरी वहाँ पे मोमेंटम का जो चेंज है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। है क्लियर? अभी सेम चेंज इन मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन है वो मुझे इस डायग्राम में या फिर इस वाले एक्सप्रेशन में या फिर इस वाले फेनोमेनन में ऑब्जर्व करना है। सो अब क्या करना पड़ेगा, कुछ आइडिया? क्योंकि देखो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली होती तो उसको अपन डायरेक्ट कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पे ना तो हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रही है ना वर्टिकली एक्ट हो रही है, तो इस केस में हमें करना क्या पड़ता है, वेलोसिटी के क्या करना पड़ता है, वेलोसिटी के कंपोनेंट। एक्सलेंट, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी के निकालेंगे कंपोनेंट। उसमें अगर बोला गया है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही थी वहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा था, जा रही थी तब भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा था, तो अगर दोनों भी केस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस अगर सेम है तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा। अब बोलो यहाँ पे m इंटू वी वन है, ये p1 है, तो इसके दो कंपोनेंट्स मुझे चाहिए, तो अगर ये जहाँ पे जा रही है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे एक्ट होगा दैट विल बी p1, एंड दूसरा कंपोनेंट ऐसे वर्टिकली एक्ट होगा दैट विल बी p2। समझ में आ रहा है? यस सर। नाउ टेल मी यार p1 कितना, p1 एंड p2 नहीं होगा ये, एक मिनट, ये डायरेक्टली मैं लिखता हूँ कि ये होगा p cos ऑफ थीटा या p sin थीटा, आप बोलो मुझे, मैं नहीं बोलूँगा। ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा ये आपको फाइंड करना है। P cos theta. वेरी गुड, cos थीटा। व्हाई? क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा ही बनेगा, एंड हमें मालूम है थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट cos थीटा होता है, दैट्स व्हाई ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा p cos ऑफ थीटा। है क्लियर? तो Yes, sir. अगर ये सर। p cos थीटा बना तो यहाँ पे ऊपर एक्ट होने वाला कंपोनेंट कौन बनेगा, p इंटू P साइन to ऑफ p थीटा। sin sin P theta। sin theta. लेकिन यहाँ पे जो p है हमने उसको p1 बोला था, तो ये p1 cos थीटा एंड p1 sin थीटा इनको बना देते हैं। क्लियर? अब उसी तरह से अगर ये आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है उसको अगर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसके भी दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट जो है इधर एक्ट होगा, दूसरा कंपोनेंट अब जाएगा वर्टिकल या डाउनवर्ड। एक मिनट, ये जो वेलोसिटी है इधर एक्ट हो रही है तो इसके दो कंपोनेंट्स जाएंगे, तो कहाँ पे जाएंगे बोलो? एक जाएगा Down. हॉरिजॉन्टल बराबर, तो दूसरा कहाँ पे हाँ। होगा? Upward. vertical। अपवर्ड। वरती. एकदम सिंपल बात है, एक हॉरिजॉन्टल होगा
तो दूसरा अपवर्ड रहेगा। ठीक है बेटा, प्लीज म्यूट करके अदर डिस्कशन करो, यहाँ पे बोलना है तभी म्यूट मतलब अनम्यूट करो। ठीक है, तो आप मुझे बोलो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये कौन रहेगा? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहता है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब कौन बनेगा? ये बनेगा P2 P2 cos theta. cos theta एंड ये बनेगा P1 sin theta sin theta. वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि चेंज इन मोमेंटम मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसके लिए मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। देखो कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे ये P cos थीटा यानी P1 sin थीटा एंड ये यहाँ पे P1 sin थीटा है, तो ये P2 sin थीटा है। तो अगर हमें बात की गई है कि वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम निकालो, तो उस केस में हमें करना क्या पड़ेगा? हमें डेल्टा P इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा? बोलो, फाइनल मोमेंटम कौन सा है? P2 P2 sin theta. P2 sin theta इनिशियल कौन है? P1 sin theta. P1 P1 sin ठीक है, theta. तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाला मोमेंटम मिल गया। वर्टिकल के लिए मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ कि वो y डायरेक्शन के अलोंग एक्ट हो रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर हॉरिजॉन्टल के लिए चाहिए डेल्टा Px, तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा? देखो फाइनल कौन है? P2 cos थीटा। ये जो डायरेक्शन होती है ये निगेटिव x के अलोंग है, इसलिए इसको अपन निगेटिव कंसीडर करेंगे एंड इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे P2 cos थीटा जो है वो बनेगा माइनस एंड माइनस ऑफ इनिशियल तो ऑलरेडी प्लस ही है, तो ये बनेगा माइनस P1 cos ऑफ थीटा। ये दोनों पार्ट क्लियर है आपको? दोनों इक्वेशन वेरी गुड देवेश, करेक्ट था। तो यहाँ पे ये जो दोनों इक्वेशन मैंने लिखे हैं दे आर एप्लीकेबल फॉर चेंज इन मोमेंटम। एक वर्टिकल डायरेक्शन में है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है क्लियर? yes sir ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पे अगर एक सिंपल सी कंडीशन मैं ऊपर की केस में अगर ऐड कर दूं कि ये जो ऊपर की जो डायग्राम थी उसमें अगर आपको बोला है कि V1 इज इक्वल्स टू V2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? P1 बनेगा इक्वल्स टू P2। क्लियर? क्योंकि मास तो चेंज नहीं होने वाला, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसी कंडीशन अगर आपको गिवन है तो उस केस में क्या होगा? Momentum से. देखो अब वर्टिकल डायरेक्शन में ये P2 P1 अगर सेम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम में चेंज ऑकर नहीं होगा, यानी डेल्टा अलोंग y, डेल्टा P अलोंग y विल बिकम जीरो एंड एट द सेम टाइम डेल्टा P अलोंग x ये बनेगा कितना बनेगा? देखो यहाँ पे माइनस P cos थीटा माइनस P cos थीटा, बोलो माइनस 2P cos ऑफ थीटा। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? Yes. yes sir ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे पहले मोमेंटम देखा था, बाद में हमने उसका चेंज डिस्कस किया। अगर बॉडी लीनियरली मतलब हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रही है या फिर वर्टिकली एक्ट हो रही है तो सीधा P2 माइनस P1 करेंगे, लेकिन जब वो सर्टन इंक्लिनेशन बनाती है विथ हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, जो बात आप यहाँ पे देख सकते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में ये हॉरिजॉन्टल के साथ में ये इंक्लिनेशन बना रही है इस पाथ के ऊपर जाते टाइम, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? उसके बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में होने वाले चेंज को कंसीडर करना है। ऐसे क्यों? उसको हमने प्रूव किया कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं एंड दैट्स व्हाई ये डेल्टा P अलोंग y जो है वो जीरो बनता है क्लियर? Yes. तो चेंज इन मोमेंटम में कोई इशू नहीं आएगा, देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है और वहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर एक बॉडी है इस तरह से वॉल के ऊपर आके इंसिडेंट हो रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल बना रही है 30 डिग्री एंड इसकी जो वेलोसिटी है वो दी है आपको 20 मीटर पर सेकंड एंड ये आफ्टर कोलिजन वापस जा रही है विथ सेम वेलोसिटी, एंगल भी सेम है 30 डिग्री, स्पीड भी 20 मीटर पर सेकंड है। अगर बॉडी का मास 10 kg था तो उस केस में डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। कैन यू डू इट? कर सकते हैं? यस नो? कर रहे हो Sir, तो हाँ py तो 0 होगा ना? हाँ, y तो जीरो हो गया क्योंकि वेलोसिटी सेम है, उसको अपन कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, वो एक ही केस में कैलकुलेट करेंगे हम अगर वहां पे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है ऐसे अगर दिया है तो। Minus 100 into root. सिंपली 2P cos थीटा,
अब p कितना है 200, 200 का 2 मतलब 400, cos 30 कितना है √3/2, यानी योर आंसर विल बी 200 √3 kg मीटर पर सेकंड. दिस विल बी द चेंज इन मोमेंटम इन दिस केस. क्लियर क्लियर क्लियर. Yes. ओके तो इस तरह से हमने कल जब लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस करने की बात की थी, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि बेसिकली जो भी डिस्कशन होने वाला है वो मोमेंटम एंड रिलेटेड पार्ट या फिर मोमेंटम कंसीडर करके होने वाला है. तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम में चेंज क्यों ऑकर होगा, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी, नहीं तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी. तो दोनों भी केस में मोमेंटम चेंज कैसे होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका डिस्कशन हमने कर लिया. ठीक है, और उसके बाद में हम जो है कल के ही लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट को लेके आए थे एंड दैट कंसेप्ट वाज इनर्शिया. याद है सबको, हम लेके आ गए थे इनर्शिया को. यस नो, याद है इनर्शिया? Yes. Yes, sir. एक मिनट. हाँ 200 इंटू √3, तो मैंने वही लिखा है बेटा. कौन है ये, हु इज दिस? शिवम. हाँ नेगेटिव आएगा, लेकिन हम वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं ना. देखो एट द एंड जो है, हाँ ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है. अगर इसको अगर मैग्नीट्यूड चाहिए हमें डेल्टा पी का, तो वो बनता है 2p cos ऑफ थीटा. योर आंसर इज करेक्ट. निगेटिव हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन तो बदल गई है ना, ये इधर आ रहा था बाद में ये इधर जा रहा है, इसलिए वो निगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड में चाहिए तो वो सेम आंसर आएगा. शिवम करेक्ट आंसर बेटा. ओके चलो, तो इनर्शिया याद है सब लोगों को, क्या था इनर्शिया मतलब? इनर्शिया Which oppose the change. इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो इसलिए कल भी मैंने स्टार्ट का आधा लेक्चर जो था इनर्शिया रिलेटेड ही डिस्कशन में यूटिलाइज किया था कि इनर्शिया मतलब है क्या, सिंपल कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इनर्शिया को कोई यूनिट भी नहीं होता है, डायमेंशन भी नहीं होते, लेकिन वो एक टेंडेंसी है नेचर का बिहेव करने का, एक रूल है जो सारी बॉडीज को एप्लीकेबल होगा. और वो रूल क्या एक्सप्लेन करता है कि नेचर में जितनी भी बॉडीज एग्जिस्ट करेंगी उनको अपोज करना है. अब अपोज करना किसको है, तो सिंपली अपोज करना है अगर वहां पे स्टेट चेंज हो रही है तो. लेकिन यहाँ पे स्टेट अपन सॉलिड लिक्विड गैस नहीं कंसीडर कर रहे, यहाँ पे एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की बात अपन कर रहे हैं. तो वहां पे यस रेजिस्टेंस टू द चेंज, यस वही भी टेंडेंसी है, या फिर अपोज टू द चेंज इन स्टेट, उसको भी अपन इनर्शिया बोल रहे हैं. लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक में हमने पहले क्लियर कर दिया है कि इस इनर्शिया को अगर ट्रांसलेशनल मोशन की बात करेंगे तो रिप्रेजेंट करता कौन है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है मास ऑफ द बॉडी. मास. यानी हाँ मास अगर बढ़ेगा तो वहां पे बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है या फिर बॉडी का जो एक्सेलरेशन होने वाला है या फिर मोशन की बॉडी रेस्ट में आने वाली है, रेस्ट वाली बॉडी अगर मोशन में सेट होने वाली है तो वहां पे रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगी. यानी फर्स्ट लॉ के बाद में मैंने ये कंक्लूड भी कर दिया था कि फोर्स इज ओनली रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ द बॉडी. तो इस तरह से ये इनर्शिया का मतलब होता है बॉडी की टेंडेंसी कि उसको अपोज करना है कि नहीं चलेगा, मुझे स्टेट नहीं चेंज करनी है, अगर मैं मोशन में हूं अच्छा हूं, मुझे रेस्ट में नहीं आना है. तो ये जो टेंडेंसी होती है उसको अपन इनर्शिया बोलते हैं. ठीक है, तो इनर्शिया के बारे में कल भी डिस्कशन किया था, आज भी कुछ इमेज के थ्रू अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक कारपेट है और उस कारपेट के ऊपर 2-4 महीने से लॉकडाउन से खुला नहीं है, इसलिए बहुत सारी क्या बोलेंगे डस्ट जमा हो गई है. तो उसको डस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कारपेट को हाथ में पकड़ते हैं, इधर हाँ हाथ में पकड़ते हैं और एक डंडे से पकड़ के मारते हैं. तो उससे क्या होता है, डस्ट निकल जाती है. यस नो? Yes. वही तो दिख रहा है यहाँ पे. हाँ sir. जब हम इस कारपेट को पकड़ के मारेंगे तो ये डस्ट निकल जाएगी. क्यों निकल जाएगी? सर Force of rest. कारपेट थोड़ा आगे चला जाएगा और वो डस्ट पार्टिकल उसी जगह पे रहेगा. एक्सलेंट, वेरी गुड. बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ द डस्ट पार्टिकल हम जब डंडे से मारेंगे तो कारपेट का तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन डस्ट के पार्टिकल को थोड़ी फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बेचारे जहां पे थे वहीं पे रहेंगे. उनको पकड़ के रखने वाला कारपेट था, वो तो आगे निकल गया, तो पार्टिकल नीचे गिरेंगे. वही पार्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, ये सारे डस्ट पार्टिकल नीचे गिरने लगे हैं, ये होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया. अभी उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, देखो कि ये मोमेंटम जो है, ये मोमेंटम एंड इस इनर्शिया को कैसे रिलेट करता है. उसके लिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो की गई है और यहाँ पे मैंने एक ग्लास थी और उस ग्लास में से मैंने कर दिए एक बुलेट को फायर, और बुलेट फायर करने के बाद यहाँ पे समझ में आ गया क्या हो रहा है, ग्लास को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, क्रैक आ गए. क्रैक आ गया, ऐसे बोलेंगे क्या? देखो क्या हो गया,
सर होल हो गया सर होल क्रैक। हो गया, वेरी गुड। जहाँ से बुलेट चली गई, कहाँ से चली गई बुलेट? बुलेट यहाँ से चली गई है ना, यहाँ से बुलेट चली गई, तो वहाँ पे क्या किया बुलेट ने, यहाँ पे होल कर दिया। ये आपको दिख रहा होगा, ये बुलेट गई थी इसलिए यहाँ पे होल हो गया। ये नहीं दिखेगा इसलिए मैं निकाल देता हूँ। लेकिन वही बुलेट को, सॉरी वही ग्लास को, अगर अपन बुलेट नहीं मारेंगे, उसको फेंक के मारेंगे एक, क्या ही है, स्टोन। स्टोन। अगर हमने एक विंडो है और उसकी ग्लास को एक दगड़ फेंक के मारा, स्टोन फेंक के मारा, क्या होगा विंडो का? पूरी ब्रेक हो जाएगी। होल होल आ जाएगा या पूरी ब्रेक हो जाएगी? पूरी ब्रेक हो ब्रेक जाएगी। हो जाएगी। क्या क्या डिफरेंस क्या हो गया, बोल सकते हैं कुछ इसके बारे में? मास बढ़ गया सर स्टोन। यस, मास। वेलोसिटी चेंज। मास इंक्रीज हो गया सर। और मास क्या हो गया शोन, थोड़ा जोर से बोल। मास इंक्रीज हो गया सर स्टोन का, इसलिए। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी है ना स्टोन का। ठीक है, छोटा स्टोन मारा तो भी वही होने वाला है। वेलोसिटी चेंज हो गई। फिर वेलोसिटी से क्या बुलेट की चेंज हो गया? वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है तो फिर तो वेलोसिटी की ज़्यादा होने से क्या होगा? ऐसे कोई मतलब ग्लास एक टूट जाती है, एक में होल हो जाता है, ऐसे क्यों हो रहा है? तो बोल सकते हैं या बोल दूं? सर वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, ऐसे स्प्रेड नहीं हो। तो स्टोन भी हमने ऐसे एक जगह पे फेंक के मारा था ना, ऐसे उसको इधर उधर उधर थोड़ी मार रहे अपन, साइड से नहीं। तेजस, कंफ्यूजन है ना, तो एज्यूम करो ये वाला जो स्टोन है ना एकदम छोटा है बेचारा, मैंने उसको बड़ा गलती से ले लिया, मुझे मालूम नहीं था ये कंफ्यूजन हो जाएगा। छोटा स्टोन है, वो फेंक के मारेंगे, लेकिन उसको मारने के बाद थोड़ा सा और ग्लास इनर्शिया में रहने की कोशिश करेगा। क्या क्या? ग्लास इनर्शिया। ग्लास का इनर्शिया तो दोनों भी केस में, सुनो सुनो ठीक है, सबके आंसर करेक्ट है, कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं है, लेकिन मुझे कंक्लूजन पे लेके आना है। देखो, जब बुलेट ग्लास में से जा रही है एंड जब ये स्टोन ग्लास के ऊपर बम्बार्ड हो रहा है, तो वहां पे ग्लास के जो पार्टिकल्स होंगे जिनको डिस्प्लेस करने के लिए बुलेट भी रिस्पॉन्सिबल है, ये स्टोन भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि बुलेट जो है वो इंपैक्ट कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, इंपल्स एक्सर्ट कर रही है ग्लास के पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के लिए, लेकिन वहां पे जो है टाइम ऑफ कांटेक्ट ग्लास का एंड बुलेट का एकदम लेस है, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज मच हायर। और वो टाइम लेस होने की वजह से क्या होता है कि जो क्या बोलेंगे हम उसको, डिस्टॉर्ट होने वाला स्ट्रक्चर ग्लास के मॉलिक्यूल का, मतलब मासेस डिस्प्लेस करने वाला है, ये बुलेट है या फिर स्टोन है, तो कंपैरेटिवली स्टोन को ज्यादा टाइम मिलता है, इसलिए स्टोन जो है वो ज्यादा पार्टिकल को डिस्प्लेस करता है और कार पूरी ब्रेक होती है, ग्लास पूरी ब्रेक होती है, ठीक है। लेकिन वही केस अगर बुलेट की देखेंगे तो बुलेट में होता क्या है कि बेसिकली बुलेट को टाइम इतना कम मिला था कि वो इतने सारे मतलब होल बना के, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक होल बनेगा, होल के आजू बाजू में थोड़े से ऐसे क्रैक भी आएंगे, मतलब इतने सारे पार्टिकल्स में वहां पे थोड़ा सा मास जो है वो अपनी जगह से हिलने लगा है, उसी में बुलेट निकल गई, मतलब इसकी इनर्शिया ने इसको ज्यादा ब्रेक नहीं होने दिया था। क्लियर? यस सर। चलो इसके और कुछ एग्जांपल है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है यहाँ पे, फटाफट, सफरचंद सफरचंद क्या है बोलो। ट्री। अभी ट्री है, कोई तो मशीन है, ऐसे मत बोलो बेटा, हमारा जो कंसेप्ट चल रहा है उससे रिलेट करके आंसर दो। ये तो दूसरी का बच्चा भी बोल देगा, अरे हाँ वो ट्री है, एप्पल है, ए फॉर एप्पल, जी फॉर हम गाड़ी जब वहाँ पे, हाँ सर उसको जब हम ट्री को शेक करते तो करेक्ट बोलते हो। मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से एप्पल नीचे। मोशन अंडर ग्रेविटी कहाँ से लागे बेटा बीच में अपने, सर वो उसकी कारपेट वजह से जैसा नीचे हो गिर रहा रहे है। हैं, लेकिन क्यों गिर रहे हैं उसको हम इस टॉपिक की जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा रिलेट करने के लिए और थोड़ा दिमाग लगाओ। सर वो कारपेट का जैसा हुआ था वैसा ही हो रहा गुड, है। एक्सलेंट, ये आंसर है कि होता क्या है, हम यहाँ पे ट्री को शेक कर रहे हैं, मतलब ट्री की ब्रांचेस जो है वो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो रही है, लेकिन वहां पे जो फ्रूट है अटका हुआ, ए फॉर एप्पल है, सफरचंद है, उसकी जो मोशन है वो तो नहीं चेंज हो रही है, वो यहीं पे था, लेकिन उसको पकड़ के रखने वाली जो ब्रांच थी वो इधर उधर चली गई, तो ये बेचारा यहाँ से ही अपनी इनर्शिया से हिलेगा नहीं, और वहां पे बीच में उसको क्या बोलते हैं अभी, क्या रहता है वो फ्रूट किससे कनेक्टेड होता है, ब्रांच। वेरी गुड, वो जो भी है उससे कनेक्टेड था, तो वो ब्रेक होता है एंड फिर ये नीचे गिरेगा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रेविटी होगी, लेकिन ऐसे करने से फ्रूट गिरते क्यों है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इनर्शिया होता है। आइडिया आ रहा है? यस। ओके ठीक है, चलो अभी एक सिमिलर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। ये बेचारा बस पकड़ने के लिए भाग रहा था, लेकिन इसके साथ कुछ तो हो गया,
क्या हो गया? व्हाट हैपन? सर वो समझा ही नहीं क्या हुआ इमेज। बस से उसने उड़ी मारी पर वो ब्लस की सर वो बस से नीचे आया बट वो कुछ डिस्टेंस आगे जाके गिर गया। एक मिनट है, इमेज क्लियर नहीं हो रही ना? सर क्लियर हो गया। ओके, क्या हो रहा सर है? वो बस से नीचे गिरा बट कुछ डिस्टेंस आगे जाके गिर गया क्योंकि उसके पास बस की वेलोसिटी थी। मतलब क्या हुआ फिर उससे? बोलो बोलो सर बोलो, आंसर करेक्ट है, कंसेप्ट साथ कनेक्ट करो बस। सर उसके पास जो बस की वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी थी इसलिए वो आगे जाके गिरा। वेरी गुड, ठीक है, और थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो और कोई है? में आने के लिए टाइम लगा। सर वो a body in motion will remain in the motion unless and until any external force is applied, इसके वजह से वो आगे जाके। ये चाहिए था मुझे, ठीक है। होता क्या है देखो, जब स्टार्ट में वो दिख रहा है वो तो बस पे बैठा था, तो जो बस की मोशन है, बस के मोशन के साथ ये भी मोशन में था, बेचारे का हाथ छूट गया और वो नीचे गिर गया। लेकिन नीचे गिरने के बाद जहाँ पे गिरा वो वहीं पे नहीं रुका, कुछ डिस्टेंस आगे गया, उसकी इच्छा नहीं, फिर भी भाग गया और फिर आगे जाके उसकी मोशन कंट्रोल नहीं हो गई, इसलिए गिर गया, लग गया उसको, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो जो मोशन वाला इनर्शिया उसके बॉडी में सेट हो गया था वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन के इनर्शिया के साथ में मैं और एक कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या होता है। देखो वो ट्रैवल कर रहा है लेकिन वो बस के डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो? बस जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में आगे जा रहा है क्या? ध्यान से देखो, पट देखो, बेचारा अभी मर जाएगा इतनी बार गिर के। जिस डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वो गिरा है, हाँ सेम तो नहीं है, इतना तो पक्का है। बस और एक बात बोल देता हूं कि बस वहां पे टर्न ले रही है, ध्यान से देखो, वहां पे टर्न ले रही है बस। तो ये जा कहां पे रहा है? अलोंग टेंजेंट। एक्सलेंट, वेरी गुड, अलोंग टेंजेंट। तो इसका मतलब हम जो इनर्शिया की बातें कर रहे थे, तो इससे पहले जितने सारे एग्जांपल्स हमने ये देखे, ये एक्सप्लेन कर रहा था इनर्शिया फॉर रेस्ट, लेकिन यहाँ पे हमने इनर्शिया फॉर मोशन एज वेल एज इनर्शिया फॉर डायरेक्शन को भी देख लिया। मतलब बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि देखो बस ले रही है टर्न, लेकिन इसको वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में थी, इसलिए बस ने टर्न लेने के बाद जब ये भागा तो ये इसी डायरेक्शन में चला गया। मतलब डायरेक्शन का भी अपना इनर्शिया होता है बॉडी के ऊपर, जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा बॉडी अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकती। क्लियर? यस। दोनों इनर्शिया क्लियर हो गए। अब बेचारे को निकाल देते हैं, है ना, बहुत भागा वो। अभी सेम कंसेप्ट अगर यहाँ पे देखेंगे इनर्शिया की, तो देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। अरे क्या हो गया, बोलो। वही सर, वो कार रेस्ट में ही थी इसलिए वो गिर गई। वो बांध, मतलब उसको टाई करना भूल गया, वो वैसे रख दिया और आगे चला गया। तो इससे हुआ क्या कि नीचे की जो ट्रक है वहां पे उसको तो मोशन मिल गई, उसकी मोशन की वजह से उसने खुद की इनर्शिया को ओवरकम कर लिया, लेकिन उसके ऊपर जो हमने कार रखी है उस कार को किसने खींचा ही नहीं। हाँ, कॉइन ऑन बोर्ड पे भी वही होता है, उसको खींचा ही नहीं तो वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, इसलिए जहाँ पे थी कार ट्रक नीचे से चली गई और इसको नीचे गिरने पड़ा। मतलब ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाली बात हो गई, है ना। चलो आगे देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है सर? ट्रक ने ब्रेक अप्लाई किए, है ना, ट्रक के अंदर बैठा था, आराम से उड़ा मार रहा था पीछे से, ऑब्स्टेकल आ गया, ब्रेक अप्लाई किए, ट्रक तो रुक गई, लेकिन ये किसी मतलब चीज को पकड़ के नहीं खड़ा था। समझ में आ रहा है ना। तो इसका इनर्शिया जो है, इसका इनर्शिया जिस डायरेक्शन में जिस स्पीड की मोशन थी उस स्पीड में उसको लेके गया, आगे क्या हो गया हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये तो नॉर्मल एग्जांपल है, रोज एक्सपीरियंस करते हैं सब लोग। अगर कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या होता है, वो ट्रीज पीछे पीछे जाते दिख तो सीट बेल्ट अगर नहीं बांधेंगे तो ये आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि अपन कार में बैठे, कार चल रही है, ब्रेक अप्लाई किए, कार का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया, कार तो रुक जाएगी। कार के साथ हमारे जो बॉडी पार्ट जुड़े हुए हैं वो नहीं हिलेंगे, वो एज इट इज रहेंगे, लेकिन ये जो हमारा सर है ये तो हवा में इधर उधर घूम रहा है, तो उसको आगे जाना पड़ता है, ठीक है। तो दिस ऑल्सो एक्सपीरियंस इनर्शिया। यहाँ पे कुछ है क्या रिलेशन? क्या कर रहा है ये, क्या आदमी क्या कर रहा है, कौन है ये? सर वो कुछ समझ रही नहीं है इमेज। कुछ तो होगा यहाँ पे, इमेज ही नहीं समझ में आ रही।
नहीं सर, वो क्या है? और से क्या सर वो? हॉर्स है, एक राइडर है, पहले बैठा था हॉर्स के ऊपर, वो पार्ट चला गया, लेकिन जैसे हॉर्स भागने लगा ये नीचे गिर गया, ऐसी इमेज है वो। होता है क्या सर ऐसे? जब गिरा था तब वो गिर गया नीचे। हाँ, मतलब हॉर्स पे बैठ गया और उसने पकड़ा नहीं था, इधर उधर बातें कर रहा था जैसे शुभम करता है लेक्चर में, ठीक है, और वैसे सडनली हॉर्स मोशन में सेट हो गया और आगे भागने लगा, तो ये बेचारा नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि सर इस- इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह इसने से। किसी को पकड़ा नहीं था, तो बॉडी मतलब जो हॉर्स मोशन में सेट हो रहा है, सेट होते टाइम जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, वो फोर्स तो एक्ट हुआ ही नहीं, इसलिए इसको रुकना पड़ा, यहाँ पे गिरना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी बातें रिलेटेड टू इनर्शिया हमने डिस्कस की है। इनर्शिया को इंट्रोड्यूस करके हम लेके आ गए थे नेक्स्ट कंसेप्ट को, जिसको हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। और क्या थी वो कंसेप्ट? क्या थी वो कंसेप्ट? अब ये कहाँ से आ गया बीच में? ये क्या बोल रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। फोर्स। फोर्स, वेरी गुड। हमारे सराउंडिंग जो है वो पूरी भरी पड़ी है फोर्सेस से। किधर भी जाओ, कोई भी इंटरेक्शन स्टडी करो, जो कुछ भी होने वाला है उसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ फोर्स रहेगा। तो हमें ये फोर्स को फील करना है इस टॉपिक में, यही बूढ़ा आदमी हमें एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखो यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, जैसे कि यहाँ से हमें फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन का, जो कल हम उसको स्टेटमेंट भी देख चुके हैं, इक्वेशन के फॉर्म में भी उसको लिख दिया था और उसके ऊपर डिस्कस भी किया था, उसको समझने के लिए ये बात है। क्या यहाँ पे एक टेनिस बॉल है, रेस्ट में था, रेस्ट में है, कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं फोर्स करेगा, फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है तब तक। इधर से एक फोर्स आ रहा है, इधर से एक फोर्स आ रहा है, एंड फोर्स एक्ट होने के बाद फिर ये मोशन में सेट हो रहा है। मतलब वही तो बात न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में बोली थी, याद है कल का न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट, इधर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल इट इज अप्लाइड विद एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं होगा, वो बॉडी हिलेगी नहीं, डुलेगी नहीं। तो यहाँ पे फोर्स एक्ट होने के बाद ही बॉल हिल रहा है। मतलब यहाँ पे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था उसकी आइडिया हमें समझ में आ रही है, ठीक है। सेम बात यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कार बंद पड़ गई, मतलब कार का इंजन जो है वो फोर्स अभी एग्जर्ट नहीं कर सकता, फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बेचारे दो गरीब लोग, बोलेंगे उसको, आदमी नहीं बोल सकते, क्या कर रहे हैं वो कार को पुश कर रहे हैं क्यों पुश फोर्स करना पड़ रहा है अप्लाई कर उनको? रही। ताकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन में उस कार को लाए। और कार का जो इनर्शिया है बिकॉज ऑफ इट्स मास, वो ओवरकम नहीं होने दे रहा है, और वहाँ पे फोर्स अप्लाई होने की वजह से कार जो है वो मूव होने वाली है। लेकिन इन जनरल जो कार का इंजन है वो फोर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे इंजन अनेबल है, कुछ तो बिगाड़ हुआ होगा, इसलिए हमें एक्सटर्नली अप्लाई करना पड़ता है, मतलब पुश करना पड़ता है। तो जो पुश यहाँ पे बॉडी के ऊपर अपन एक्सर्ट कर रहे हैं, उसी को अपन कल फोर्स बोले थे, है ना। फोर्स को डिफाइन करते टाइम सर हम जब एरोप्लेन में से कुछ ड्रॉप करते हैं तो भी उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन रहता है ना? कहाँ पे? एरोप्लेन से अगर कुछ ड्रॉप किया तो? yes, कल देखा होगा आपने अफगानिस्तान से जो एयरक्राफ्ट के टायर के ऊपर लोग बैठ के आते थे, तो यस सर। उनकी Yes. इनर्शिया की वजह से उनको भी गिरना पड़ा, ठीक है। जैसे कि वहां पे पुश देखा, ये आदमी क्या कर रहा है यहाँ पे? पुल कर रहे हैं। पुल। शुभम तुम्हारे लिए लेके आया हूँ इसको, क्या कर रहा है ये? पुल कर रहा है, समझ में आ रहा है? पुल कर रहा है मतलब फिर से ये क्या अप्लाई कर रहा है? फोर्स। फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो पुश हो या फिर पुल हो, दोनों भी केस में हम उसको फोर्स ही कंसीडर करते हैं। बस दोनों में क्या डिफरेंस होगा अभी दोनों डायग्राम से कंक्लूड कर सकते हो। वंस अगेन ये पुश है एंड यहाँ पे ये पुल है, तो डोर पे भी लिखा होता है ना। डायरेक्शन डायरेक्शन अलग है सर। क्या? वेरी गुड, डायरेक्शन ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो चाहिए आप मुझे? सर पुल में हमारी तरफ आता है ऑब्जेक्ट, पुश में ऑपोजिट। हमारी तरफ छोड़ दो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, पुश में क्या होता है, फोर्स इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स बॉडी जिसको हमें डिस्प्लेस करना है, देख रहे हो। यस सर। एंड पुल में क्या होता है, फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग हमारी तरफ। हमारी तरफ मत बोलो, हम अप्लाई करेंगे हर बार, ऐसे नहीं होगा। अवे फ्रॉम द बॉडी, विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पुश अगर है तो बॉडी के टुवर्ड्स, पुल अगर है बॉडी से अवे एक्ट होगा। क्लियर है? तो ये वर्ड्स हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करने वाले हैं। क्लियर हो जाए? क्लियर हो गया अभी? यस सर। यस। यस सर। अब ये भी क्या कर रहे हैं? टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर क्या कर रहे हैं? लेकिन वो पुल पुश कर रहे हैं अप्लाई सर, पुल। इधर उधर खींच रहे हैं, है ना। मतलब पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं सर। पुल कर रहे हैं। लेकिन हो रहा है क्या, एक बार ये छोटा खींच रहा है, एक बार वो दोनों छोटे खींच रहे हैं। इसका मतलब
जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होती है। समझ में आ रहा है? यस देखो वही Yes, sir. फर्स्ट लॉ यहाँ पे भी एक्सप्लेन हो रहा है कि यहाँ पे एक आयन का गोला है और बाद में बलून है, तो दोनों के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स सेम है, तो क्या डिफरेंस हो रहा है दोनों में? मास इज डिफरेंट। मास डिफरेंस है। वेरी गुड। और मास डिफरेंस होने से फिर से हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बॉडी का जो भी मोशन में सेट होने का प्रोसीजर है वो दोनों केस में डिफरेंट है। मतलब वही बात आ रही है फिर से, मास रिप्रेजेंट करेगा इनर्शिया को, इनर्शिया ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, नहीं तो सेम फोर्स से होने वाला डिस्प्लेसमेंट जो है वो वहाँ पे कम रहेगा, लेस रहेगा। ठीक है, अब देखो बूढ़ा आदमी है ना, क्या कर रहा है ये? वेट लिफ्ट कर रहे हैं वेट लिफ्ट लिफ्ट। करने के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है? फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है ढेर सारा। यस सर भाई वही बात है कि उस मास के पास ह्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट है, क्या? इनर्शिया। एंड इस Inertia. इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए देखो कैसे चिल्ला चिल्ला के उसको उठा रहा है, मतलब वो फोर्स एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन सारे हो गए। उसके बाद हम सेकंड लॉ को लेके आ गए थे, और सेकंड लॉ का तो हमें बहुत जगह पे अप्लाई करना है, जिसमें हमने बस फॉर्मूला डिराइव करने के ऊपर फोकस किया था। F इक्वल्स टू होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको डिराइव कर रहे थे अपन बाय यूजिंग dp बाय dt। ठीक है, तो न्यूटन का ये फर्स्ट लॉ तो हो गया, उसमें कोई फॉर्मूला इक्वेशन हमें मिला नहीं था। उसके बाद में हम लेके आ गए थे न्यूटन के सेकंड लॉ को, और यहाँ पे हमने देखा था कि बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला जो भी फोर्स है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dp बाय dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर वहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा तो इसका मतलब बॉडी के ऊपर क्या होगा? फोर्स एक्सर्ट होगा। एंड इस केस में अगर हमें ये मोमेंटम एंड फोर्सेस जो है इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी दिए जाएंगे, जैसे p वेक्टर आपको दिया है कि px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप, एंड वहाँ पे जो है इसकी वजह से बॉडी एक्सेलरेशन में सेट हो रही है, और ये एक्सेलरेशन दिया है ax i कैप ay j कैप az k कैप। तो इसके ऊपर से हम फोर्सेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें f along x चाहिए तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा dpx अपॉन dt, या फिर m इंटू a along x। समझ में आ रहा है ये? क्या लिखा है? रिपीट करें सर एकदम यस, कुछ भी नहीं, वही फॉर्मूले है, बस हम वहाँ पे डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। तो वहाँ पे आई जे के लेके आ रहे हैं कि कौन से डायरेक्शन में वो एक्ट होगा। इसी तरह से हम ये एफ along y, एफ along z जो है इसके लिए भी फॉर्मूले है कि ये dp along y अपॉन dt यानी m इंटू ए वाई, एंड एफ जेड इक्वल्स टू dp along z डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू m इंटू ए जेड। इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डेटा अगर आपको इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया जा रहा है तो उनका यूज करके हम ये डिफरेंट वे में, मतलब जैसे क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? यस नो? हाँ सर। तो उसके बाद में हमने एट द एंड देखा था न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या था थर्ड लॉ ऑफ मोशन? Every action has रिएक्शन an इक्वल opposite reaction. अपोजिट रिएक्शन। ये क्या कर रहा है? ये कौन है? आगा वो बच्चा स्वप्निल शिरोड़ी है क्या कर रहा है ये? एक्शन रिएक्शन का कुछ हो रहा है क्या वहाँ पे? कंसर्न? यस नो? यस सर हाँ सर। क्या हो रहा है? सर वो कुछ तो उसके हाथ में पंप है और वो उसमें फिल कर रहा है वाटर, तो फिर उससे रिएक्शन हो रही है मतलब वो जितने फोर्स से वाटर उस बॉटल में फील कर रहा है, जब बॉटल निकल रही है तो बॉटल क्या कर रही है वहाँ पे? उतना नहीं, फोर्स उस पे अप्लाई कर रही है। उसमें मतलब वाटर पे अप्लाई कर रही है और वो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मतलब उसने जो एक्शन दी थी पानी भरने के लिए, बॉटल ने भी उतनी रिएक्शन दी पानी निकालने के लिए। क्लियर? तो सेम डायग्राम हमें जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे तब भी काम आने वाली है। ठीक है, अभी सिमिलर एग्जांपल देखो, ये आगा वो क्या कर रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? सर वो मस्त बोला। यस सर वो जितना फोर्स उस गन पे अप्लाई कर रहे हैं शूट करने के लिए, वही फोर्स वापस लग रहा है। अप्लाई कर रहा है वो गन पे, उसने बस गन पकड़ के रखी है और ट्रिगर दबा रहा है। सर बुलेट जितनी स्पीड से जा रही है उतना फोर्स पीछे लग रहा है गन पे। गन के अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोजन होके बुलेट के ऊपर एक्शन इंपार्ट हो रही है जिससे बुलेट आगे जा रही है,
एंड बुलेट के आगे जाने से रिएक्शन मिल रही है गन को, देखो गन कैसे स्पीड से पीछे आ रही है ना। इसका तो कुछ नहीं, इस बेचारे का और बुरा हाल है। समझ में आ गया फिर एक्शन रिएक्शन पेयर कैसी होती है। यस जितना हाँ, फोर्स एक्सर्ट करेंगे Yes. एक्शन देंगे उतनी रिएक्शन होंगी, ठीक है। अब इसके साथ क्या हो रहा है, टमाटर सर पे गिर रहा है सर। क्यों गिर रहा है, तो यहाँ से हमें आइडिया लेनी है अबाउट मास। अब मास मतलब क्या होता है, ये बचपन से अपन जानते हैं, वही बातें है घसी घिसी पिटी कि मास मतलब होता क्या है, कंटेंट ऑफ मैटर इन द गिवन बॉडी एंड इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। मतलब ये बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकते, इसको कहीं पे भी लेके जाओ, किधर भी लेके जाओ, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आने वाला, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। और वहाँ पे जो मास होता है उसको अपन दो कंडीशन में डिफाइन करते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल मास, और ये ग्रेविटेशनल मास को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम अपन देख रहे हैं कि क्या है, टोमेटो या एप्पल है, एप्पल है, तो एप्पल नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय जितने एक्सेलरेशन से ये एप्पल गिर रहा है, उस एक्सेलरेशन से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है m, दैट इज मास, एंड इस मास को बोला जाता है ग्रेविटेशनल मास यानी mg। लेकिन अगर हमें किसी बॉडी को मोशन में सेट किया है और वो बॉडी अगर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो उस मोशन का जो भी फोर्स है डिवाइडेड बाय मोशन की वजह से जो बॉडी को एक्सेलरेशन मिल रहा है, इनका अगर रेशो लेंगे तो इस टाइप के मास को बोला जाता है एज ए इनर्शियल मास। तो इनर्शियल मास की डेफिनेशन क्या है, अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, एंड ये एम आया इनर्शियल मास। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन ये बस बोलने की बात है, थ्योरेटिकल है, इसको अभी सुनो और भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली कहीं पे भी जाओ, किधर भी जाओ, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास होते हैं दे ऑलवेज रिमेन सेम, इसमें कभी कोई चेंज ऑकर नहीं होता है। क्लियर। तो जनरली मास मेजर करने के लिए हम यहाँ पे ये फिजिकल बैलेंस या फिर तराजू काटा या फिर इसको बीम बैलेंस बोलते हैं, इस तरह का डिवाइस यूज करते हैं कि कंपेयर करके जो नोन मास है वो यहाँ पे इस साइड में भर देंगे और जो अननोन मास है जिसको अपन मेजर कर रहे हैं उसको यहाँ पे रख देंगे। तो जब ये बैलेंस हो जाएगा परफेक्टली, तब इसका एंड इसका मास इक्वल है, इस तरह से हमें मास की मेजरमेंट मिल जाएगी। और ये मास का ऐसा यूनिट बनेगा किलोग्राम, सीजीएस यूनिट बनेगा ग्राम, एंड वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 3 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ये मास कैलकुलेट करते हैं। तो वही बातें जो कल हम दिख रहे थे उसको ही आज फिर से डिस्कस किया, इसलिए डिस्कस किया कि देखो टॉपिक का जो कंसेप्चुअल पार्ट है बस इतना ही है। टॉपिक में हमें इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, उसमें आने वाला फोर्स, देन मास, देन एक्सेलरेशन, इनको छोड़ के कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। बस इसके जो एप्लीकेशंस रहेंगे इतने वास्ट है कि पर डे हर एक लेक्चर में नए नए एप्लीकेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन वो सारे एप्लीकेशन शुरू करने से पहले ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसको एकदम अच्छे से इमेजिन करके, लर्न करके, प्रिपेयर करके आपको रेडी होना है, सो दैट आगे का जो पार्ट होगा, मैंने पहले बोला है सिंपल तो नहीं रहने वाला लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसको एक एक कंसेप्ट को जितना वर्क कर सकते हो इस टॉपिक को, उतना ही वर्क आपको मतलब हेल्प मिलेगी रिमेनिंग सिलेबस में इसको अप्लाई करने के लिए एंड उसको समझने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रो जो कल भी देखा था आज भी देखा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सॉरी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ये हो गया। कल भी यही बेसिक बातें, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन हम करेंगे। एंड जब तक हम एफबीडी शुरू नहीं करते हैं तब तक एकदम इजी सब कुछ आपको लगेगा, लेकिन मैं एकदम से एफबीडी वाले प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला हूं। उसके लिए जो भी टेंशन रिक्वायर्ड है, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, इंक्लाइन कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, कैसे रिक्वायर्ड है, वो जो आज हमने देखा है इसी तरह से रेगुलर रूटीन में हम उसको इंट्रोड्यूस करके लेके आने वाला है। क्लियर। सर अभी मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट हाँ, कर यू कैन सकते सॉल्व द मॉड्यूल। मॉड्यूल में जो लीनियर मोमेंटम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के सॉल्व एग्जांपल्स है, यू कैन गो फॉर दैट वन, ठीक है। सॉल्व नहीं होंगे सब, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हो। सर कहाँ तक कर सकते हैं? रिक्वायर्ड है वो मैंने दी है, बस वहाँ पे जो है रॉकेट प्रोपल्शन का एंड मास वेरिएशन का जो पार्ट है उसको मत हाथ लगाओ, पहले जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, चलेगा। हाँ सर, कौन सा कंसेप्ट एप्लीकेशन तक? नहीं, कंसेप्ट एप्लीकेशन फर्स्ट तक नहीं होगा अभी, उसके लिए टाइम है, लेकिन पहले स्टार्ट के एक 8-10 होंगे सॉल्व एग्जांपल, है ना, 3 लॉ के बेस में, तो बेस के ऊपर, तो उतने सॉल्व करो। एंड बाकी जो है बेसिक फॉर्मूले जो हमने देखे हैं, dp/dt इक्वल्स टू f, f इक्वल्स टू ma, p इक्वल्स टू m इंटू v, इसके ऊपर के क्वेश्चन खुद बनाओ और उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि कल जैसे एसबीटी में आ गए थे, आज भी एकदम बेसिक एक एक स्टेप में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है।
लेकिन आपको ये क्वेश्चंस मतलब एकदम सिंपल लेवल के हैं, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस लिए बिना एसबीटी में इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस बनाना अभी सीखना पड़ेगा। अभी बहुत दिन हो गए है ना, अभी स्टार्ट में नहीं हो रहा था, लेकिन अभी समझ में आना चाहिए कि जैसे कोई भी एक फॉर्मूला है P = mv, उसके ऊपर जब भी न्यूमेरिकल बनेगा पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो मास अननोन, नहीं तो P अननोन, नहीं तो V अननोन। जब भी एक अननोन रहेगा उसको छोड़ के जो रिमेनिंग क्वांटिटीज है वो नोन रहेगी। तो इस तरह से वेरियस नंबर आप पुट करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना सकते हो। ये बनाने का ट्राई करेंगे तो वही एसबीटी में आपको दिखेगा। क्लियर? तो अगेन आज की एसबीटी जो है एकदम सिंपल वही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन के न्यूमेरिकल के ऊपर होने वाली है। रिमेनिंग पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे ऑन टुमारोज लेक्चर। एंड जो मॉर्निंग में ऑफलाइन बैच के बारे में था नोटिफिकेशन, मैं ग्रुप पे अपडेट करता हूँ, ठीक है ना? वो 18 होगा या 19 होगा। सर एक मिनिट वरची स्लाइड घ्या ना. Recording stopped. अजूनवर ते Fy =